हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने चैप्टर 4 कार्बन इट्स कंपाउंड्स में पढ़ा था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जानना चाहते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फिर हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है और उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। और उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि हम n बराबर जो होता है ना, ये जो जनरल फॉर्मूले हैं इनमें n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और जब हम इन n बराबर 1, 2, 3 रख के इनके फॉर्मूले क्रिएट करते हैं तो इनका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उनको नाम कैसे देते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि नाम देने का जो तरीका होता है हाइड्रोकार्बन्स का, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर हम सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स जो होता है, नाम का पहला अक्षर डिपेंड करता है कितने कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। और जो नाम का सफिक्स होता है, जो नाम का पीछे हम सरनेम जो लगाते हैं, वो डिपेंड करता है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, अभी तक। और आगे हम पढ़ेंगे कि जो सफिक्स होता है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम डिपेंड करेगा सरनेम फंक्शनल ग्रुप्स पे, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। इतना हमने पढ़ा था। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि हम पहचानेंगे कैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को लैब में। और हमने पढ़ा था कि ब्रोमीन वाटर हम यूज़ करते हैं, तो ब्रोमीन वाटर वॉयलेट कलर का होता है, तो सैचुरेटेड में तो वो डीकलराइज नहीं होता, लेकिन अनसैचुरेटेड में वो डीकलराइज हो जाता है। और हमारी डेली लाइफ में जो बटर है, जो घी है, वो सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। तो उसमें जब हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो उसका कलर नहीं उड़ता है। लेकिन जो ऑयल है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, कैसा भी ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो यूज़ करते हैं, उसमें जब हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो उसका कलर उड़ जाता है। गॉट इट? तो दिस इज द केमिकली डिफ्रेंसिएशन बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। In today's video, we will discuss about the formation of compounds using general formula, जो कि हमने पहले भी बता दिया था कि 1 रखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 रखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ये बताया था कि सपोज हमारे पास n बराबर 2 रखा तो हमारा ये फॉर्मूला बना C2H6, C2H4, ये सब बना। सपोज एग्जाम में तुम्हें वर्ड्स में दे दिया जाता है मीथेन, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में तो तुम्हें ये बताया था स्ट्रक्चर दे रखे हैं और उसका तुम नाम कैसे दोगे। एक कार्बन एटम में मैथ लगेगा और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लग जाएगा। लेकिन सपोज तुम लोगों को नाम दे दिया वर्ड्स में और तुमसे उनके फॉर्मूले लिखवाए गए, इनके फॉर्मूले बताओ क्या हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, वही तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रीफिक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है। देखो, जैसे इसको देखते हैं मीथेन, ठीक है। मीथेन का सपोज हमें फॉर्मूला बनाना है तो हम कैसे करेंगे, मैथ में कितने कार्बन होते हैं, 1, तो 1 कार्बन लगा दिया हमने। और 1 कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, तो 4 हाइड्रोजन लग जाएंगी और सिंगल बॉन्ड ANE लगा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन CH4, ठीक है। सपोज तुम्हें दे दिया जाए इथेन, तो हमने सबसे पहले देखा प्रीफिक्स क्या है इसका, इथेन, 8th लगा हुआ है, 8th का मतलब कितने कार्बन, 2, और ANE लगा हुआ है, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, 2 कार्बन लिख लेंगे और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब 2 कार्बन लिखने के बाद और सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद हम हर कार्बन की वैलेंसी पूरा करेंगे।
देखो ये कार्बन इस कार्बन से तो जुड़ा ही हुआ है, एक इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, 4 वैलेंसी होनी चाहिए। तो देखो एक तो वैलेंसी इस कार्बन की इधर जुड़ी ही हुई है, तो हमें 3 वैलेंसी और चाहिए। तो ये हम 3 वैलेंसी इसकी इधर लिख देंगे। 3 वैलेंसी का मतलब है 3 बॉन्ड, और यहाँ क्या जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन, यहाँ क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन, फिर इस वाले कार्बन की भी 3 हाइड्रोजन होंगी। तो हमारा फॉर्मूला, अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखने के लिए सारे कार्बन काउंट कर लो, सारे हाइड्रोजन काउंट कर लो। जब भी हम किसी फॉर्मूले में सारे एटम्स काउंट करके लिखते हैं तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो इस बॉन्ड स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कितने कार्बन है, 2, ठीक है, तो इसके नीचे कितना लिख लिया, 2, कितनी हाइड्रोजन है, 6, तो C2H6। तो ये इसका ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। और कभी एग्जाम में पूछा जाए तुमसे कि इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं जो शेयरिंग के द्वारा बने हैं, तो इसमें तुम बॉन्ड काउंट कर लो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही कहलाएंगे। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ईथेन में 7 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। गॉट इट। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड गिनो कितने हैं इस कंपाउंड में, तो पहले तुम उनका स्ट्रक्चर बना लो जैसे अभी बनाया है बॉन्ड स्ट्रक्चर, फिर उनमें कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लो, तो 7 हो गए। अब देखो ये तो सिंगल बॉन्ड का था, सपोज हमें वर्ड्स में लिखने को दे दिया ईथीन, ईथीन का स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ ईथीन का। तो सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम स्ट्रक्चर बनाने से पहले फिर इसका वो देखेंगे प्रीफिक्स क्या है, ईथ, ईथ मतलब 2 कार्बन, तो हमने सिंपल 2 कार्बन लिख लिए, ठीक है। अब ENE लगा हुआ है इसमें, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमने इसको डबल बॉन्ड लगा दिया। तो देखो हमने 2 कार्बन भी लगा दिए ईथ के अकॉर्डिंग, ENE के अकॉर्डिंग 2 डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड भी लगा दिया इसमें। अब हम हर कार्बन की वैलेंसी पूरा करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। ये कार्बन के पास ये 2 वैलेंसी इसकी पूरी हैं, 2 तो मिल गई इसको, 4 होनी चाहिए, तो 2 और चाहिए, तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगी। गॉट इट। अब इस वाले कार्बन एटम की वैलेंसी देखें तो देखो 2 तो है, 2 इधर हो गई, तो हो गई ना इस कार्बन की। देखो अगर हम इसकी देखें तो वैलेंसी कितनी हो रही है, 1 2 3 4। इस कार्बन की देखें तो 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो गया, ईथीन। अब हम फॉर्मूला बनाएं, अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखा जाएगा इसमें, C2H4, C2H4। तो ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ईथीन का, ठीक है। गॉट इट। नाउ अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन आइन लगाए तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना लो, और ईथ है तो 2 कार्बन होंगे, फिर कार्बन के आगे इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन पुट कर दो। नेक्स्ट प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, देखो इधर दिखाते हैं, ठीक है, प्रोपेन। तो देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने देखा प्रॉप लगा हुआ है, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, तो हमने 3 कार्बन बना दिए, ठीक है। प्रोपेन एन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सब में सिंगल बॉन्ड है। अब इनकी वैलेंसी पुट कर दो हर कार्बन की, तो देखो ये कार्बन इससे तो जुड़ा हुआ है, तो एक वैलेंसी तो है इसकी, 3 और लग जाएंगी इधर। अब इस कार्बन की देखो इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, तो 2 वैलेंसी तो है ही इसकी, 2 और चाहिए, इधर जुड़ गया। इस कार्बन की देखो इधर तो जुड़ा ही हुआ है, तो एक तो इसकी पूरी है ही, 3 इधर जुड़ गई, तो ये तो हाइड्रोजन हुई है ना, इधर हम हाइड्रोजन लगाते हैं वैलेंसी पूरा करने के लिए। तो देखो अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या बनेगा, मैंने क्या बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए, सारे एटम्स को काउंट कर लो। कार्बन कितने हैं, 3,
1 2 3 C3 हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 C3H8। तो ये किसका नाम हो गया प्रोपेन का। गॉट इट। और तुम्हें अगर ऐसे भी पहचान ना हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ट्रिक भी बताई थी, अगर कार्बन से डबल हाइड्रोजन है 3 2 6 और +2 है तो वो सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन का नंबर और +2 कर दो तो C3H8। इससे भी देखो कंफर्म हो गया इसमें सिंगल बॉन्ड है। गॉट इट। तो ये तुम आराम से बना सकते हो। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमर्स। क्या है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं। गॉट इट। देखो ऐसे समझाते हैं तुम्हें। सपोज मेरे पास 4 कार्बन है, ठीक है। अब मैं 4 कार्बन की चेन, लॉन्ग चेन कैसे बना सकती हूँ, या फिर मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपीज के कॉइन्स हैं तो मैं उसको कैसे अरेंज कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे अरेंज कर सकती हूँ, या तो सिंगल लाइन में अरेंज कर दूँ 1 1 1 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज ऐसे अरेंज कर दूँ, या 5 कॉइन्स ऐसे बना दूँ और 5 कॉइन्स ऐसे बना दूँ। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर, कार्बन तो सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग अपन हाइड्रोजन लगाएंगे, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर अलग अलग कर दे रही हूँ। जैसे अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो मैं उसको कितने रूपों में लिख सकती हूँ, 4 कार्बन को सिंगल चेन में कार्बन कार्बन कार्बन, फिर मैं क्या करूँ 3 कार्बन लिख लूँ और बीच में एक कार्बन की चेन जोड़ दूँ, एक ब्रांच लगा दूँ। तो ये तो बहुत हम मतलब किसी जो प्रोबेबिलिटी तुम्हारे मैथ्स में होती है तो उसमें क्या होता है, सेम मटेरियल रहता है लेकिन हम अरेंजमेंट अलग अलग कर सकते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, देखो एक एग्जांपल देते हैं C4H10। तो देखो इसमें कार्बन कितने हैं 4, तो मैंने ये 4 लिख ली, हाइड्रोजन कितनी है 10, तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन हमने इसमें लगा दी। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो लगानी ही पड़ेगी, कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करनी पड़ेगी हमें। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने कार्बन को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक तो सिंपल चेन कार्बन कार्बन कार्बन, और हम कैसे अरेंज कर सकते हैं इनको, 3 कार्बन लग दें इधर और बीच में एक ब्रांच लगा दें कार्बन की, ब्रांच मीन्स नया कार्बन एटम इसमें जोड़ दें, ब्रांच लगा दी हमने। तो इस तरीके से ना इसके 2 ही अरेंजमेंट बन सकते हैं इधर। और हाँ, हमेशा याद रखना अरेंजमेंट बनाने के लिए हम साइड वाले कार्बन से कार्बन चेन नहीं जोड़ते। गॉट इट। तो इसका मतलब अगर मैं इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूं तो क्या निकलेगा, C4H10 ही निकलेगा। और अगर मैं सिंपल चेन लिख रही थी तब भी C4H10 ही निकल रहा था मेरा फॉर्मूला। तो वो स्ट्रक्चर्स जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे, 10 रुपए के सिक्के हैं, चाहे मैं उसको लंबाई में अरेंज कर लूं, चाहे 5 सिक्के हॉरिजॉन्टली और 5 सिक्के वर्टिकल लगा दूं, रहेंगे तो 10 रुपीज़ के कॉइन्स ही। तो ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो जब सेम हो लेकिन उसके अरेंजमेंट अलग अलग के हों तो वो कहलाते हैं आइसोमर्स। व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स आर दी हाइड्रोकार्बन्स विच हैव same molecular formula but different structures. This process is called isomerism and the forms जो हम various structural forms बना रहे हैं वो कहलाते हैं आइसोमर्स। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में 3 टाइप के आइसोमर्स हम बना सकते हैं। कैसे? और तुम्हारे सिलेबस में जो आइसोमर्स हैं वो बनाने का है ना, एक तो ब्यूटेन का आइसोमर आता है एग्जाम में, सिलेबस में है, और एक पेंटेन का। अब तो ये आइसोमर्स आ ही नहीं रहे हैं 2-3 सालों से एग्जाम में। ओके, ब्यूटेन का आइसोमर बनाओ और पेंटेन का आइसोमर बनाओ। ठीक है, तो देखो पहले बनाते हैं अपन ब्यूटेन का।
ब्यूटेन का कैसे बनेगा, 4 कार्बन है, अभी बनाया था, एक तो सिंपल चेन बन गई, लंबाई में लिख सकते हैं इसको। दूसरा कैसे बनता है, 3 कार्बन ऐसे लिख दो और 1 कार्बन इधर जोड़ दो। याद रखना कभी भी हम ब्रांच लगाने के लिए साइड वाले कार्बन से नहीं जोड़ते। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो ये ओपन चेन होती है, ठीक है, तो अब हम इन आइसोमर्स को भी नाम देते हैं, नॉमनक्लेट करते हैं। इनको नाम देने का तरीका अलग अलग है। तो एक तो क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ पाई जाती है ना जिस जगह पे, तो कॉमन नेम, जिस जगह पे पाई जा रही है उसके आधार पे नाम दे दो, कॉमन नेम हो गए। एक होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, IUPAC नेम। IUPAC नेम्स क्या होते हैं कि कुछ हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके इन हाइड्रोकार्बन्स को नाम दें। तो ऐसे ही आइसोमर्स को भी कॉमन नेम और IUPAC नेम्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ओपन चेन होती है तो इसके लिए हम कॉमन नेम देने के लिए नाम के आगे नॉर्मल वर्ड जोड़ देते हैं और डैश लगा देते हैं। नॉर्मल, फिर कार्बन काउंट करते हैं, नाम दे देते हैं सिंपल, कितने कार्बन है, 4 और सिंगल बॉन्ड है तो 4 कार्बन है, नाम के आगे ब्यूट लग गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग गया, तो इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। व्हाई इट इज नॉर्मल ब्यूटेन, बिकॉज इट इज ओपन चेन, इट इज सिंगल चेन, इट इज कॉमन नेम। और इसका IUPAC, जो ओपन चेन होते हैं ना उनका IUPAC और कॉमन नेम सेम रहता है, ठीक है। अब आता है अगर किसी में ब्रांच लग रही है, ठीक है, याद रखना हमेशा अगर किसी में ब्रांच लग रही है तो क्या होता है, हम कॉमन नेम देने के लिए नाम के आगे आइसो वर्ड जोड़ देते हैं। आइसो, अगर ब्रांच लग रही है तो, अगर ब्रांच लग रही है तो हम नाम के आगे आइसो वर्ड जोड़ देते हैं। बाकी कार्बन काउंट कर लेते हैं, ब्यूटेन हो गया, ओके। अगर तीसरा क्या होता है, अच्छा इसको हम IUPAC नेमिंग कैसे देते हैं, देखो हमेशा याद रखना IUPAC नेम देने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास, ध्यान से सुनना, जब भी हमारे पास ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स होते हैं, व्हाट आर ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स, चेन which contains branch, new carbon atom branch, this is called branched isomer। इसके लिए कॉमन नेम तो होता है आइसो, और IUPAC नेम देने के लिए हम क्या करते हैं कि कार्बन को नंबर देना शुरू करते हैं, ठीक है। और जिस कार्बन पे ब्रांच लग रही होती है, कोशिश करते हैं उस नंबर वाले कार्बन एटम को सबसे कम नंबर मिले। जैसे मैं इधर से नंबरिंग शुरू करती हूँ तो 1 2 3, ठीक है। अब अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3, जिस कार्बन पे ब्रांच लग रही है उस वाले कार्बन को 2 नंबर ही मिल रहा है, चाहे मैं इधर से नंबरिंग कर दूं चाहे मैं इधर से नंबरिंग कर दूं, ठीक है, ओके। तो देखो ये सारे कार्बन एटम्स तो लंबी चेन में आ रहे हैं, जो कार्बन छूट जाता है उसको हम कहते हैं ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ओके। तो आपका ये ग्रुप एक कार्बन होता है अगर, तो देखो जैसे अगर हम CH4 में से एक कार्बन हटा देते हैं तो वो बन जाता है CH3 और इसके आगे एक डैश लगी होती है। इसका मतलब ये है कि कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं,
लेकिन कार्बन की एक वैलेंसी कम है, फ्री है, ये किसी के साथ जुड़ के अपनी वैलेंसी पूरा कर सकता है। तो जब कभी भी सैचुरेटेड ध्यान से सुनना, जब कभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन कम होती है तब उसके आगे डैश लगी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी पूरी नहीं है और वो किसी के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ने से उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, तो वो कहलाते हैं ग्रुप्स। ठीक है। और जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन कम होती है तो उनको ना उनके नाम के एंड में आइल जुड़ जाता है। आइल, देखो अगर जो CH4 था उसको तो हम कहते थे मीथेन, कहते थे ना मीथेन, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, मीथेन हो गया। लेकिन एक ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसमें से एक हाइड्रोजन हमने कम कर दी, क्या बन गया? CH3। और मैंने कहा कि जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हम कम कर देते हैं या 2 हाइड्रोजन हम कम कर देते हैं तो वो उसके नाम के एंड में आइल, YL जुड़ जाता है। तो इसका नाम क्या होगा अब? मिथाइल, है ना। 2 कार्बन होते तो इथाइल, 3 कार्बन होते तो प्रोपाइल, 4 होते तो ब्यूटाइल। ठीक है। तो ये ग्रुप्स जो होते हैं ये कहीं भी जुड़ सकते हैं, इनकी एक वैलेंसी अधूरी होती है। तो सपोज यहाँ पर ये CH3 जुड़ा है अपनी वैलेंसी को, देखो 3 हाइड्रोजन तो जुड़ी है इसके साथ, तो कार्बन की 4 होनी चाहिए, 3 तो हो ही गई, 1 इधर हो गई। ठीक है। अब क्या होता है, जब हम 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को, ब्रांच्ड आइसोमर को जब नेम देने की कोशिश करते हैं तो 2 तरीके से नेम दे सकते हैं ना अपन। एक तो नॉर्मल नेम, कॉमन नेम, और एक IUPAC नेम। तो कॉमन नेम क्या हो गया इसका? नाम के आगे, ब्रांच्ड आइसोमर में नाम के आगे आइसो वर्ड हम जोड़ देते हैं। और फिर IUPAC नेम देने के लिए क्या करते हैं हम कि कार्बन को नंबर देना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं उस तरफ से नंबरिंग दें जिस तरफ से कार्बन पे जो ग्रुप जुड़ रहा है, जो चेन जुड़ रही है, उस वाले कार्बन एटम को सबसे कम नंबर मिले। तो यहाँ से तो इसको 2 ही मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं है हमें। फिर क्या करते हैं, उसका नाम लिखने के लिए हम, हमेशा याद रखना, उसका नाम लिखने के लिए हम, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे IUPAC में? जिस कार्बन एटम पे चेन जुड़ रही होती है उस कार्बन एटम का नंबर लिखते हैं। किस कार्बन एटम पे जुड़ रही है? सेकंड पे। और हम ये देखते हैं कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है। अब तुमने देखा, मैंने बताया तुम्हें कि ये एल्काइल ग्रुप है। नॉर्मल तो एल्काइल कहेंगे अपन, लेकिन इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। ठीक है। तो एक कार्बन है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। इसका क्या मतलब है? दूसरे कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, 2 मिथाइल। फिर अपन तीनों कार्बन को काउंट कर लेते हैं। 3 कार्बन है तो क्या लग गया? प्रोप, और तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। एक बार फिर से सुनो, जब हमारे पास ब्रांच्ड आइसोमर होता है तब हम कॉमन नेम देने के लिए तो नाम के आगे आइसो वर्ड जोड़ देते हैं, और IUPAC नेम देने के लिए कार्बन को नंबर देना शुरू करते हैं। लंबी चेन सेलेक्ट करके उसमें कार्बन को नंबर देना शुरू करते हैं, चाहे राइट हैंड साइड से चाहे लेफ्ट हैंड साइड से, और उस तरफ से नंबर देना शुरू करते हैं जिस तरफ से ब्रांच जुड़ रही है, जिस कार्बन एटम पे उस वाले कार्बन एटम को सबसे कम नंबर मिले। ठीक है। जब हम ऐसे नंबरिंग दे देते हैं तब हम इसका नाम देना शुरू करते हैं। तो नाम कैसे लिखते हैं? जिस कार्बन एटम पे ग्रुप जुड़ रहा है या ब्रांच जुड़ रही है उस कार्बन एटम का नंबर लिखते हैं अपन। फिर उस कार्बन एटम पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कौन सा है? मिथाइल, और 2 मिथाइल। फिर हम अपनी ये चेन काउंट करते हैं, 1 2 3, प्रोप
और सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो अभी तुमने 2 आइसोमर पढ़ी है ना। पहला आइसोमर क्या था, ओपन चेन, और ओपन चेन आइसोमर में क्या होता है, अपन कॉमन नेम देने के लिए नाम के आगे नॉर्मल वर्ड जोड़ देते हैं और लंबी चेन का नाम लिख देते हैं, 3 कार्बन प्रोप। ठीक है, ओके। और फिर ब्रांच्ड चेन आइसोमर, दूसरा टाइप है ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन में क्या होता है, अभी मैंने बताया। तीसरा आइसोमर आपका होता है जब एक कार्बन के चारों तरफ ब्रांच लग रही होती है। पता है ब्रांच का मतलब क्या है, जैसे ये एक चेन जा रही है और इसमें मैं कोई नई चेन लगा दूं जो नई चेन बनाए, दिस इज कॉल्ड ब्रांच्ड। ठीक है, जैसे पेड़ में से एक ब्रांच निकली होती है, इस टाइप से। अगर तीसरा जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्बन्स में जनरली बनाया जाता है, अरेंजमेंट जो बनाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को, पहला तो नॉर्मल चेन, फिर ब्रांच्ड चेन, और तीसरा होता है एक कार्बन के चारों तरफ ब्रांच लग रही है। तो उस टाइप का अगर हमारे पास है स्ट्रक्चर, तो इसको कॉमन नेम देने के लिए तो हम नाम के आगे नियो वर्ड जोड़ देते हैं, फिर कार्बन काउंट करते हैं। नियो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, नियो 5 है तो पेंट लग गया, उसके बाद इनमें सिंगल बॉन्ड है तो ANE, कॉमन नेम किस क्या हो गया इसका, नियो पेंटेन। IUPAC नेम देने के लिए भी यही करेंगे हम। अब इसमें ब्रांच लग रही है तो हम क्या करेंगे, कार्बन एटम को नंबर देंगे। देखो 1 2 3, चाहे इधर से दे दो तो 1 2 3, 2 ही मिल रहा है इसमें। अब देखो इस वाले कार्बन पे ना दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। जब सेम ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसके आगे ना डाई वर्ड जोड़ देते हैं, जैसे अपन ने डाई वैलेंट पढ़ा था, 2 वैलेंसी है तो डाई। अब इसको नाम कैसे देंगे, वही सिस्टम, कार्बन नंबर, इस वाले कार्बन को कितना नंबर है, 2, 2 ग्रुप है 2, 2, और कौन से हैं ग्रुप, मिथाइल, वो भी 2 नंबर है, 2 2, डाई, डाई क्यों बोला, 2, कौन से ग्रुप है, मिथाइल। हमने इनका तो नामकरण कर दिया, अब हम अपनी चेन पे आ जाएंगे। ठीक है, 2 2 डाई मिथाइल, 1 2 3, प्रोप 3 कार्बन, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। गॉट इट। तो देखो अभी हमने 3 टाइप के आइसोमर्स पढ़े, इनका नाम कैसे दिया हमने, देखो एक बार फिर से सुन लो। हमने कार्बन एटम्स को नंबर दिया 1 2 3, ओके, और इस वाले कार्बन एटम पे 2 ब्रांच लग रही हैं तो इस कार्बन का नंबर लिखा 2। हम जान रहे हैं 2 कार्बन एटम लगे हुए हैं, फिर 2 लिखा हमने, और फिर कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल, और 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो 2 जो होते हैं ना सेम ग्रुप, उनको डाई वर्ड बोलते हैं, डाई। फिर कौन से ग्रुप है, मिथाइल, फिर हम अपनी चेन पे आ जाएंगे, ग्रुप का नामकरण करते हैं, फिर अपनी चेन पे कितने कार्बन है, 3, प्रोप, सिंगल बॉन्ड A, प्रोपेन। गॉट इट। तो आज हमने क्या पढ़ा, 3 टाइप के आइसोमर्स पढ़ी। पहला ओपन चेन में क्या बता रही हूँ मैं, आइसोमर्स हाइड्रोकार्बन्स को लिखने का तरीका, कितने तरीके से लिखा जा सकता है, जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग से। देखो इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, तो ये आपस में आइसोमर कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स को ना 3 तरीके से लिखा जा सकता है, ओपन चेन, ब्रांच्ड चेन, ओके, और एक कार्बन के चारों तरफ चेन। दिस इज पहला आइसोमर कहलाता है कॉमन नेम नॉर्मल आइसोमर, दूसरा आइसो आइसोमर, तीसरा नियो आइसोमर, और IUPAC मैंने तुम्हें बताई थी। ठीक है, अब एक और बच्चे बोलते हैं कि मैम जो आपने बताया मैम हाइड्रोकार्बन्स को ओपन चेन में लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रांच्ड चेन भी लिख सकते हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स को बंद भी तो कर सकते हैं, क्लोज्ड से, क्लोज्ड सर्कल या क्लोज्ड बना दें। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, जैसे ओपन चेन थी उसको बंद कर दो, तो ये भी तो एक टाइप का अरेंजमेंट हो गया। लेकिन देखो इसमें क्या गलती हो गई, सपोज और याद रखना हमेशा कि जो आइसोमर्स होते हैं ना वो आपके
मिनिमम, ठीक है, 3 कार्बन से ज़्यादा ही उसमें होने चाहिए आइसोमर बनाने के लिए। गॉट इट? क्योंकि कितना अरेंजमेंट चेंज करोगे, 3-4 कार्बन होंगे तो आप अरेंजमेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, सपोज मेरे पास 3 कार्बन है, ओके, और मुझसे कहा जाता है इसको बंद कर दो, इस चेन को। तो मैं कैसे बंद करूंगी, देखना ध्यान से। ओके, मेरे पास 3 कार्बन है और मैं इसको बंद कैसे करती हूँ, ऐसे। देखो ये बॉन्ड है ना, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। तो मैंने इनको ना बंद कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरे पास ओपन चेन है, इसको मैंने लिखा प्रोपेन। यहाँ पर मैं तुम्हें अभी क्या बता रही हूँ कि ओपन चेन आइसोमर हमने डिस्कस कर लिया, ब्रांच चेन आइसोमर हमने डिस्कस कर लिया, न्यू आइसोमर हमने डिस्कस कर लिया। एक बार ये देख करके देखते हैं कि हम बंद भी तो कर सकते हैं इनको, इस अरेंजमेंट को, क्लोज्ड चेन, वो भी तो कर सकते हैं। लेकिन उसको आइसोमर क्यों नहीं कहा जाता, उनको नहीं कहा जाता, क्यों? देखो एक बार सुनना। सपोज मेरे पास ये ओपन चेन है प्रोपेन का, अब मुझसे कहा जाता है इसको बंद कर दो, बंद कर दिया मैंने। बंद करने के लिए 3 कार्बन ही चाहिए, बंद हो गया। हमेशा याद रखना, अगर एग्जाम में ऐसे भी बना हो तो ये जो कोने होते हैं ना, ये कार्बन एटम्स होते हैं और इनके बीच के ये बॉन्ड दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन अब वैलेंसी लगाएं, कार्बन की वैलेंसी लगाएं। हमने तो बॉन्ड तो बना दिया, वैलेंसी कैसे लगेगी, ये कार्बन इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, तो इसकी 2 वैलेंसी तो पूरी है। तो इसका मतलब केवल 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेंगी। तो देखो 1 2 3 4, इसमें देखो इसमें भी 2 ही जुड़ेंगी, 1 2 3 4। हमने कार्बन तो लिख दिए, लेकिन कार्बन की तो 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो अपन हाइड्रोजन लगाएंगे 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए। अब ये कार्बन इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो इसके 2 बॉन्ड तो हो गए, तो 2 हाइड्रोजन हमें लगानी पड़ेगी, इधर भी 2 लगानी पड़ेंगी। अब अगर तुम ये ओपन चेन देखते हो तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। लेकिन जब मैंने बंद कर दिया तो देखो कितनी हाइड्रोजन आ रही है, C3H6 आ रही है। इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2 आनी चाहिए ओपन चेन के हिसाब से C3H8, ठीक है। अगर हम प्रोपेन की ओपन चेन देखें तो आपकी आनी कितनी चाहिए, C3H8, लेकिन बंद करने पे कितनी आ रही है, C3H6। 2 हाइड्रोजन कम हो रही हैं बंद करने पर। और आइसोमर किसे कहते हैं, हमने आइसोमर की डेफिनेशंस पढ़ी ना। आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने चाहिए, 8 हाइड्रोजन की 8 ही रहनी चाहिए। स्ट्रक्चर बेशक हम कितने भी बना दें, 10 रुपये ही रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोजन कम हो रही है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। दिस मीन्स दिस कैन नॉट बी आइसोमर। तो जो बंद स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इस टाइप के जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है आपका क्लोज्ड चेन अरेंजमेंट, और इनको कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। और जब हम इनका नामकरण करते हैं तो नाम के आगे ना साइक्लो वर्ड जुड़ जाता है। साइक्लो मतलब बंद चेन है ये। फिर अपन कार्बन काउंट करेंगे, बस प्रीफिक्स साइक्लो लग जाता है। कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप तो लगेगा ही लगेगा। मैंने बताया था ना शुरुआत की वीडियो में कि हमेशा हाइड्रोकार्बन को नाम देने के लिए कार्बन नंबर एटम बहुत जरूरी है, वही उसका आधार है। तो साइक्लो वर्ड जोड़ दिया। साइक्लो वर्ड हमें ये बता रहा है कि बंद चेन है। साइक्लो कितने कार्बन है, 3, प्रोप, और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। लेकिन ये आइसोमर नहीं है, एक अरेंजमेंट कह सकते हैं हम इसको, यारे, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए सपोज साइक्लोब्यूटेन, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे, साइक्लो वर्ड है, बंद है, और ब्यूट मतलब 4 कार्बन, बन गया साइक्लोब्यूटेन। अगर तुमसे कोई कहे 6 कार्बन वाला बनाओ और सिंगल बॉन्ड हो और साइक्लिक कंपाउंड हो, देखो 6 कार्बन, साइक्लिक और सिंगल बॉन्ड, तो 6 कार्बन, देखो ऐसे बना, 1 2 3 4 5 6 साइक्लिक, और देखो सिंगल बॉन्ड भी है।
इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो, 6 कार्बन, हेक्स लग गया, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, और तुम्हारे सिलेबस में ना एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। और अच्छा, ये जो कंपाउंड्स है ना बंद चेन वाले, वो कहलाते हैं आपको साइक्लिक कंपाउंड्स, और इनको अपन कहते हैं एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना एलिसाइक्लिक, इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन ओपन चेन में है लेकिन उसको हमने बंद कर दिया है। ठीक है, अच्छा एक तुम्हारा एग्जाम्पल है जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है लेकिन ना उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हैं। ठीक है, जैसे देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, वो इधर डबल बॉन्ड, इधर इधर, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो अब इसमें डबल बॉन्ड है तो नाम के आगे इन जुड़ जाता है और बेंजीन। ठीक है, तो ये तुम्हारे में डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन cyclic structure in which single bond double bonds are present alternatively, single bond double bond, single bond double bond and cyclic structure. These type of structures are is called benzene ring. Benzene ring is a cyclic hydrocarbon in which single bond double bond, single bond double bond are present alternatively, और इसको हम कहते हैं बेंजीन रिंग। और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें स्मेल आती है। ठीक है, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में ये चेन जुड़ी होती है ना तो उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं, इसको बेंजीन कहते हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ना मूव करते रहते हैं, कभी इधर पहुंच गए, कभी इधर पहुंच गए, कभी इधर पहुंच गए, तो इनकी पोजीशन ना फिक्स नहीं होती। तो कभी कभी बुक्स में ना इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बनाया जाता है कि कहीं भी प्रेजेंट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन। तो ये बेंजीन किसका एग्जाम्पल है, डबल बॉन्ड, सॉरी हाँ, डबल बॉन्ड साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड ही तो हो गया, गॉट इट। डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड जिसमें कि ऑल्टरनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। ठीक है, तो आज हमने आइसोमर्स पढ़े, ठीक है, और एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल पढ़ा, बेंजीन। बेंजीन ही है सिलेबस में, बस नाम है, ठीक है, एक एग्जांपल है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी आइसोमर्स हो गया हमारा, नॉमेनक्लेचर हो गया, होमोलोगस सीरीज, और फिर होमोलोगस सीरीज के साथ हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। बस ये 2 टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर उसके बाद इस चैप्टर में, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, ऐसे ही इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है केवल, एसिटिक एसिड और इथेनॉल, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। और उसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं, सोप कैसे कपड़े साफ करता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बस। एंड ये चैप्टर आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, ओके। और सो स्टडी वेल एंड रीड लाइन बाय लाइन टू दी ऑफ दी एनसीईआरटी बुक, गॉट इट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप्स, homologous series and functional groups. In next video we will study. Okay, thank you.